दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट पर भारतीय अर्थव्यवस्था के। एंड यहाँ से टॉपिक है अपना वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं एंड इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। एंड दोस्तों इसको पढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एंड चलते हैं अगले पार्ट पर, अगले नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित समिति के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है औद्योगिकरण। इसको पढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना था। निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जीवी रामकृष्णा। पढ़ते हैं इसको। भारत में वर्ष 1991 से 92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1991 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क से। इसको पढ़ते हैं सही से पूरा। इसको प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की आय का सबसे अधिक हिस्सा उत्पाद शुल्क था। बजट 2022 से 23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर 7.8 लाख करोड़ रुपए, उसके पश्चात निगम कर 7.2 लाख करोड़ रुपए तथा आयकर 7 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं दो यहाँ पर। एंड अगले और ऑप्शन ये है, ये इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कहाँ है? ये हैगा 7.17 लाख करोड़ रुपए। को पढ़ते हैं पूरा। प्रश्नकाल में विकल्प भी सही उत्तर था। वर्ष 2021 से 22 संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 15.91 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 6.9% एवं वर्ष 2022 से 23 बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है ब्याज का भुगतान। प्रश्नकाल तथा बजट अनुमान 2022 से 23 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। हालांकि वर्ष 2017 से 18 के केंद्रीय बजट से योजनागत गैर योजनागत व्यय की श्रेणी को रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार
समाप्त कर दिया गया है। बजट अनुमान 2022 से 23 में ब्याज भुगतान 9,40,651 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वर्ष 2016 से 17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चौथा। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। अप्रैल 2022 से सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मिलिट्री खर्च के संदर्भ में शीर्ष प्रदेश निम्न है: यूएसए, चीन, भारत, यूके तथा रूस। बजट अनुमान 2022 से 23 में रक्षा पर 3,85,370 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो पहला इसमें ये दे रखा प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा दे रखा है ईंधन और बिजली, और तीसरा दे रखा सेवाएं, एंड चौथा दे रखा विनिर्मित उत्पाद। तो दोस्तों इसका मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर है तीसरा, 1, 3, 4 सॉरी इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 1, 2, 4 प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद, 3 इसके सही उत्तर हैं। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में मार्कर ले लेता हूँ। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेवा कर, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, उत्पादन कर, आयात कर आदि। राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर, वेट आदि। भारत में आयकर को कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगामी। 11वां, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय आदि। दिए गए प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। इससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षा व्यय। ये वही है सेम। एंड घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर मुद्रास्फीति। एंड यहाँ से उसको सही से पढ़ते हैं। आय क्या था? आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 14वां क्वेश्चन, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है सी मुद्रास्फीति। पढ़ते हैं इसको। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। क्या है? सफल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिवार। टॉपिक आता है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ ये कर दिया था।
वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। पहला क्वेश्चन, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एग्री उड़ान। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। दोस्तों नई दिल्ली में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 25 दिसंबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, दोस्तों सितंबर है, दिसंबर बोल दिया मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। तीसरा क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 25। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।